हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी और साथ में इसके हमने विहेल्मी समीकरण भी देखी थी। तो विहेल्मी समीकरण और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसके लिए हमारे पास में इक्वेशन बनी थी KT इक्वल टू 2.303 और log 10 A अपॉन में A माइनस एक्स। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई ना कोई काम में आएगी, ध्यान रखिए। हमारे पास में विल्हेल्मी समीकरण दे रखी है CT इक्वल टू C नॉट e की पावर में माइनस KT। अगर हम यहाँ पर CT और T के बीच में ग्राफ खींचना का चाहते हैं, इसके बीच में और इसके बीच में, तो हमारे पास में y इक्वल टू A e की पावर माइनस x का जो ग्राफ होता है ना, या x का जो ग्राफ होता है, माइनस एक्स बोल सकते हैं, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। ये आप देख लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इसका। C नोट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही तरह ये अंतःखंड हो जाएगा यहाँ पर। तो C नोट अंतःखंड हो गया इतना, यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू है। और अगर ये 0 होता तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता यहाँ से। अभी इसका ग्राफ क्या आएगा, नीचे की ओर, यहाँ पर आकर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, ये ग्राफ बन जाएगा। डेटा पुट करते जाओगे वैसे वैसे इसका ग्राफ आ जाएगा। अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो वही चीज है कि हमने जो जीरो ऑर्डर इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन में भी हमने देखा था अर्धायुकाल क्या होता है। तो अर्धायुकाल के लिए हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि जब भी अर्धायुकाल की हम बात करते हैं तो वहां पर जो क्रिया कारक की सांद्रता है वो एक निश्चित टाइम के बाद में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे हम कह रहे थे कि पहले 2 मिनट, जैसे 5 मिनट में पहले कॉन्सेंट्रेशन 20 थी, अब कितनी होगी, 5 मिनट के बाद में 10 होगी। अगले 5 मिनट में कितनी होगी, 5 होगी। अगले 5 मिनट में कितनी होगी, वो 2.5 होगी, है ना। इस प्रकार से अगर आधी हो रही है, अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है और वो भी कितना, आधे का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्धायुकाल वही होगा कि वो समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है या आधी रह जाती है ना। बट अगर हम यहाँ पर इसके लिए कोई अलग डेफिनेशन देना चाहते हैं तो वो इसके डेरिवेशन से दे सकते हैं। हमारे पास में इक्वेशन आई थी KT इक्वल टू 2.303 और log 10 A अपॉन में A माइनस में x। T नोट पर अगर हम बात करते हैं t बराबर 0 पर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C नोट थी, Na टेंड्स टू P। अगर हम C नोट की बात करते हैं, प्रारंभिक सांद्रता है A और इसकी प्रारंभिक सांद्रता 0। CT पर t बराबर t पर इसकी अंतिम सांद्रता A माइनस एक्स और इसकी कितनी, x। एट t बराबर t हाफ पर अगर हम t की तुलना किससे कर रहे हैं कि पहले प्रारंभिक सांद्रता, ये हमारी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और ये t बराबर t पर हो रहा है, t हाफ पर कितनी रह जाएगी, हम इतना निकालना चाहते हैं कि जब हम इसके अर्धायुकाल की बात करते हैं तो अर्धायुकाल में ये कितनी रह जाएगी। तो अर्धायुकाल में आधी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही ये अंतिम सांद्रता के रूप में आएगा तो A माइनस एक्स है, ये वाली है, वो वैल्यू हो जाएगी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। अगर ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये A था तो ये कितना हो जाएगा, A/2। यही किया, A माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, A/2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो A माइनस A/2 इक्वल टू A/2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अगर हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है कितनी, A/2 आ गई है। इक्वेशन क्या आई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T को अब हम क्या मान रहे हैं, T हाफ। जब T हाफ है उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी है, A/2 है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, KT हाफ इक्वल टू 2.303 log 10 A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, A/2 होगी, है ना। KT हाफ इक्वल टू 2.303 log 10 और A/2 से A/2 बन जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, A से कैंसिल आउट, log 10 2। log 2 की वैल्यू ये होती है 0.3010, ये आपको याद रखनी है, वैसे दी हुई आएगी। KT हाफ इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा क्या, KT हाफ 2.303 और इनटू में 0.3010, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, 0.3010। तो KT हाफ इक्वल टू बन गया हमारे पास में 0.693 इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी टर्म्स को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं और हमारे पास में टी हाफ इक्वल टू बन जाएगा 0.693 अपॉन में के। तो इस प्रकार से आपके पास में टी हाफ की वैल्यू है वो आ जाएगी, टी हाफ इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा 0.693 अपॉन में के। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनेगा, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है और पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए धन नियतांक आपको दे रखा होगा, बोलेगा अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, है ना। अर्ध आयुकाल की गणना, जैसे धन नियतांक की वैल्यू दे दी हमें कितनी, जैसे उसने 0.693 ही दे दी या 0.0693 दे दी या 6.93 दे दी, उस कंडीशन में हमें टी हाफ की गणना करनी होगी। छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से टी हाफ से कि अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। तो अर्ध आयुकाल की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए हैं, एक तो KT इक्वल टू 2.303 log A अपॉन में A माइनस एक्स, इस फॉर्मूले से भी आप अर्ध आयुकाल निकाल सकते हो। टी हाफ ये नहीं लिखना चाहते, नहीं तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, है ना। ग्राफ अगर खींचते हैं तो देखिएगा अर्ध आयुकाल के पद में यहाँ पर कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है वो नहीं आ रही है, इसके फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम A की बात करें तो A नहीं आ रहा है, इसी प्रकार अगर हम बात करें A माइनस एक्स की तो इसमें भी कोई नहीं आ रहा है, X भी नहीं आ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कोई सी भी टर्म्स है वो नहीं आ रही है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स नहीं आ रही है तो हम कहेंगे कि इसका अर्ध आयुकाल सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम सांद्रता में कमी या वृद्धि करते हैं तो अर्ध आयुकाल के ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें टी हाफ और A के बीच में कि हम सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो अर्ध आयुकाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्ध आयुकाल के जो फॉर्मूला है उसके अंदर कहीं भी हमें यहाँ पर सांद्रता की टर्म्स वो नहीं मिली है। तो टी हाफ और A क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ एक इस प्रकार से लाइन आएगी, ये नियत को दिखाता है, कांस्टेंट को दर्शाता है कि कांस्टेंट ग्राफ हमारे पास में प्राप्त हो रहा है। आगे आता है माध्य आयुकाल। माध्य आयुकाल वहां पर हमने देखा था, यहाँ पर माध्य आयुकाल थोड़ा चेंज है, और वहां पर हमने देखा था माध्य आयुकाल शून्य कोटि के लिए क्या होता है कि वो समय जिसके अंदर क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है या वो शून्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहता है, माध्य आयुकाल का फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है वो वह समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता C नोट, प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानते हुए चले थे हम, C नोट t बराबर 0 पर, तो प्रारंभिक सांद्रता C नोट से घटकर कितनी हो जाती है, C नोट अपॉन में E, मतलब कि जैसे ही C बराबर T की CT की बात करते हैं तो CT हमारा कितना हो जाता है, C नोट अपॉन में E हो जाता है। ये पहले C नोट था, अब कितना हो गया, C नोट E हो गया, मतलब E से हमने डिवाइड कर दिया है। तो वह समय जिसके अंदर प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है, C नोट अपॉन में E। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में जो C नोट है वो तो C नोट प्रारंभिक सांद्रता और CT हमारा कितना है, अंतिम सांद्रता C नोट अपॉन में E हो जाती है। हमारे पास में विल्हेमी समीकरण आई थी CT इक्वल टू C नोट इक्वल टू इंटू E की पावर माइनस KT। तो ये विल्हेमी समीकरण है, CT इक्वल टू C नोट E की पावर में माइनस KT। हम ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, A टेंस टू P, T बराबर 0 पर ये कितना है, प्रारंभिक सांद्रता C नोट है इसकी, T बराबर T पर अंतिम सांद्रता कितनी हो जाती है, CT इक्वल टू C नोट अपॉन में E। हम कह रहे हैं पहले C नोट था और अब कितना हो गया, C नोट अपॉन में E। वहां पर शून्य कोटि में क्या था, पहले C नोट था और बाद में कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। तो ये क्या कहलाता है, हमारा T एवरेज कहलाता है, औसत आयुकाल या T कंप्लीट भी कहते हैं हम इसे। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं विल्हेमी समीकरण के अंदर। विल्हेमी समीकरण के लिए CT की वैल्यू कितनी, C नोट अपॉन में E, वैल्यू पुट किया, C नोट E की पावर में माइनस K, और T की जगह कब होता है ऐसा, जब ये T एवरेज माध्य आयुकाल की बात कर रहा है तब। तो T एवरेज पुट कर दिया है T की जगह, है ना। तो ये बन गया C नोट अपॉन में E इक्वल टू C नोट E की पावर माइनस K T एवरेज। C नोट से C नोट हमारा कैंसिल आउट, E को ऊपर ले आइए,
ई को ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 1/x, क्या होता है x इनवर्स, तो 1/e क्या हो जाएगा e की पावर -1 इक्वल टू e की पावर -1 माइनस k इंटू में t एवरेज। और अगर हम कहें कि यहाँ पर देखिएगा बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है जैसे a की पावर x और a की पावर y बेस सेम है तो घातांक क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो -1 इक्वल टू क्या बन जाएगा -kt एवरेज, और माइनस से माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, t एवरेज k को इस साइड में लेंगे तो ये बन जाएगा 1/k। अब ये आ गया हमारे पास में माध्य आयुकाल। तो हमारे पास जो टर्म्स आई है वो कौन सी आ गई, एक फॉर्मूला बन गया kt इक्वल टू 2.303 और log 10 a/a-x, एक t हाफ के लिए बन गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन में k, और एक हमारे पास में ये आ गया है क्या t एवरेज इक्वल टू 1 में k। तो अगर आपसे t एवरेज की डेफिनेशन पूछता है तो आप ये भी बता सकते हो कि हमारा जो टी एवरेज है माध्य आयुकाल है वो दर नियतांक का क्या है, व्युत्क्रम होता है, मतलब 1/k। तो दर नियतांक का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, जस्ट उल्टा होता है दर नियतांक का। तो रिलेशन बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ, अगर हम माध्य आयुकाल और अर्ध आयुकाल के बीच में संबंध निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो माध्य आयुकाल और अर्ध आयुकाल के बीच में संबंध निकालने के लिए हम यही करेंगे कि हमारे पास में इन दोनों के फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूला हमारा क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में k, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और टी एवरेज कितना है 1 में k, ये इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम टी एवरेज 1 और 2 से देखें तो टी हाफ इक्वल टू 0.693, और इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा ना, तो 1/k को हम अलग कर लेते हैं, इंटू में 1/k कर दिया। 1/k क्या है, 1/k हमारा क्या है, टी एवरेज है, तो टी एवरेज है तो टी एवरेज पुट कर दिया हमने, टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू में टी एवरेज, और टी एवरेज इक्वल टू बन गया टी हाफ अपॉन में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टी एवरेज इक्वल टू बन जाएगा टी हाफ अपॉन में 0.693, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/0.693 की वैल्यू कितनी होती है, 1.44 इंटू में 1.44, और इंटू में क्या आ जाएगा टी हाफ। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि टी एवरेज हमारा कितना होता है, जो टी हाफ है उसका 1.44 टाइम्स होता है, मतलब कि टी एवरेज है वो 1.44 गुना होता है टी हाफ का। रिलेशन बिटवीन ct एंड c नॉट, तो हम यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहते हैं किसमें, तो प्रारंभिक सांद्रता है और अंतिम सांद्रता है, मतलब c नॉट और ct के बीच में अगर आप रिलेशन निकालते हो, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के बीच में रिलेशन क्या आएगा, विल्हेम समीकरण क्या कहती है, ct इक्वल टू c नॉट e की पावर -k। कब ये रिलेशन निकाल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं टी एवरेज की टर्म्स में, टी एवरेज हमने ले लिया c नॉट e की पावर है -k इंटू में टी एवरेज। टी एवरेज कितना है, 1/k है, 1/k पुट कर दिया हमने, ct इक्वल टू c नॉट e की पावर -k इंटू में 1/k, k से k कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा ct इक्वल टू c नॉट e की पावर -1 हो गया है, ct इक्वल टू जो भी -1 है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ct इक्वल टू c नॉट अपॉन में e, 1/e की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37, तो 1/e की वैल्यू कितनी होती है, 0.37 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.37, 1/e बन रहा है, c नॉट अपॉन में 1/e या c नॉट इंटू में 1/e, तो 0.37 और c नॉट। हम कहें कि ct है वो c नॉट का कितना 0.37 गुना होता है। अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ct है जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितने गुना हो जाती है, माध्य आयुकाल में, माध्य आयुकाल की टर्म्स में जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का कितना परसेंट हो जाता है, तो परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.37 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 37%। हम कहेंगे कि माध्य आयुकाल पर वह समय जिसके अंदर प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, अंतिम प्रारंभिक सांद्रता घटकर कितनी रह जाती है,
37% रह जाती है। अंतिम सांद्रता की वैल्यू कितनी आएगी? प्रारंभिक सांद्रता का 37% आएगा। मतलब कि शेष कितना बचता है? 7 से अगर माइनस करोगे तो आपके पास में 63% बचेगा, है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता है वो 63% बच जाती है, मतलब शेष रह जाती है ना। तो ये हमारे पास में जो कुछ रिलेशंस है, इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल टी हाफ पर पूछा जाएगा आपसे, इस इक्वेशन पर पूछा जाएगा के टी पर, तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको करना है। और जो क्वेश्चन है लिखे निम्नलिखित के लिए कोटि की गणना कीजिए। तो कोटि आपको निकालनी है। निम्नलिखित के लिए कोटि की गणना कीजिए। ये हो जाएगा r इक्वल टू के ए की पावर 2/3 बी की पावर 0। इनके लिए आपको कोटि निकालनी है। r इक्वल टू के ए की पावर 3/2 बी की पावर 2/3, और 3 नंबर पे r इक्वल टू के ए 1 बी 1/2, r इक्वल टू के ए की पावर में 0। एक क्वेश्चन और लिखिए छोटा सा कि एक प्रथम कोटि की विक्रिया में क्रिया कारक की प्रथम कोटि की अभिक्रिया A/P मान लेना ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया A/P में क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता और 10 मिनट में मोल लीटर इनवर्स से घटकर ये मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता कितने समय में 10 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 5 मोल लीटर इनवर्स रह जाएगी यदि दर नियतांक इकाई देख लेना फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी होती है 2.303 हो। इसकी यूनिट देख लेना क्या होती है।
यूनिट आपको बता रखी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई। और इसी प्रकार से तो आपको क्या करना है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता कितने समय में 10 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 5 मोल लीटर इनवर्स रह जाएगी यदि दर नियतांक 2.303 है। आपको ये दे रखा है, प्रथम कोटि के फॉर्मूले में पुट करना है। वही फॉर्मूला आपको बताया था, KT = 2.303 log 10 A/A-x। अब आपको इतना पता होना चाहिए A कौन सा है हमारा और A-x कौन सा है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखिएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 693 सेकंड प्राप्त हुआ, 693 सेकंड प्राप्त हुआ, तो इसके दर नियतांक की इकाई बताइए। तो इसके दर नियतांक की इकाई लिखिए। इसके दर नियतांक की इकाई आपको लिखनी है। तो किस प्रकार से आपको करना है, वो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कौन सा, जो अर्धायुकाल वाला था, T½ = 0.693/K। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल करते रहना है और जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं वो करिएगा। और इसके बाद में हम न्यूमेरिकल सेशन भी करेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा है, 1 या 2 लेक्चर का, 1 या 2 लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। हम गैसियस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे। इसके बाद में सेकंड ऑर्डर आपसे नहीं पूछा जाता है, सेकंड ऑर्डर आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो वो हम नहीं करेंगे। इसके बाद में आगे एक छद्म कोटि की अभिक्रिया रहती है, तो वो वहां पर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाए। थैंक यू।